सर जैसे कि फायर ब्रिगेड को मैं बुलाता हूँ कि हाँ हाँ घर में आग लग गई है, आकर के फायर ब्रिगेड आती है, ठीक अपना है काम करती है। फिर फायर ठीक है ब्रिगेड उसने जो काम किया है उसके बदले में मुझसे पैसा मांगती है। मैं ऐसा ठीक मान है। के चलता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा। हाँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, हम्म, लेकिन वो मुझसे पैसा मांगती है तो मैं कोर्ट में जाता हूँ कि मैं हाँ। तो ये ऐसा मान के चल रहा था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाद में कोर्ट जो है फायर ब्रिगेड हम्म, के फेवर में जजमेंट देती है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया था। एक फायर केस ब्रिगेड था के उसमें फेवर मैंने में पढ़ा था। जजमेंट, हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना शुभांकर, ये रिलेट कर रहा है थोड़ा सा सेक्शन 70 से। ग्रेटिटुअस एक्ट है जो कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से में कंसेप्ट आता है। एक्चुअली इसके अंदर आपका उनको कॉल करना और उनका आपकी कॉल पे आना, उन्होंने क्या कंडीशन परफॉर्म करी इसके अंदर आप देखें। इसके अंदर एक्सेप्टेंस उन्होंने कंडीशन परफॉर्म करके करी कि आपके घर पर आके उन्होंने आके आग बुझाई, तो ये उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस था। और इसके अंदर कंसिडरेशन का क्या पार्ट था, अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो 100% इसमें फायर ब्रिगेड के केस में फेवर में ये जाएगा, क्योंकि आपसे एक जनरल होता है कि आप फायर ब्रिगेड को अगर बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड को अगर आप बुला रहे हैं तो वो आपकी ऑफर की एक्सेप्टेंस जो कि आपने वो आपको बुला रहे हैं, आप उनको जो बुला रहे हैं वो एक्सेप्टेंस कैसे दे रहे हैं, वो आपके घर पर आकर आग बुझाकर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि आपने जो ऑफर दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिया, वो आपने जो ऑफर दिया था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब उससे आगे क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड शुभांकर। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने जब अपनी एक्सेप्टेंस, उन्होंने एक्सेप्टेंस कैसे दे दी, आपके घर पर आकर और आग बुझाकर। अब इसमें अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर कंसिडरेशन क्या थी, आपके लिए कंसिडरेशन थी कि तुम आओ और मेरे घर में जो आग लगी उसको तुम बुझा दो। और उनके लिए इसमें क्या कंसिडरेशन है, उनके लिए कंसिडरेशन है जो आप उनको पैसा दोगे। जनरल केसेस के अंदर क्या होता है शुभांकर, जब भी आप सामने वाले व्यक्ति से आप कोई काम करवा रहे हो और सामने वाले व्यक्ति की वो काम करने की जो इंटेंशन है वो पैसे लेके करने की है, पैसे लेके करने की है, जिसे कहा जाता है नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। ये सेक्शन 17 के अंदर मैं आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में बताऊंगा। इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये आला जो फायर ब्रिगेड का एग्जांपल था ना, इसी के साथ आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि सपोज करिए कि ए ने एक जनरल स्टोर में फोन किया कि मुझे पर्टिकुलर ये 10 आर्टिकल्स चाहिए अपने घर पर, मतलब जो आपके राशन का सामान होता है उसमें वो मंगाया। जो सामान ए के घर पर डिलीवर होना था वो ए के घर पर डिलीवर ना होके बी के घर पर डिलीवर हो गया। ठीक है, राशन वाला गलती से मकान के नंबर में कंफ्यूज हो गया, 102 में सामान देना था वो 201 में देके चला गया। अब हुआ ये कि बी ने उस आर्टिकल को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, आप वाले क्वेश्चन से रिलेट मैं कर रहा हूं। बी ने उस आर्टिकल को कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम करने के बाद जब पूछा गया कि भाई यहाँ पर ए ने फोन करके उनको राशन वालों को कॉल किया कि जी मैंने आपसे मंगाया था सामान, आप देखे नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि जी हम तो आपके घर पर डिलीवर करके गए हैं। तो जब सोसाइटी में पूछा गया कि वो राशन का सामान कहाँ गया, तो पता चला कि 201 वाला जो मकान में है उन्होंने उस राशन के सामान को कंज्यूम कर लिया। तो प्रश्न ये उठा कि अब 201 वाले, जो 201 के रेजिडेंट्स हैं, क्या वो अमाउंट पे करेंगे उस राशन का। तो 201 वालों ने ये कहा कि हमने तो कहा नहीं था कि हमारे घर के बाहर आप राशन रख के जाओ, हमने तो कहा नहीं था कि आप राशन रख के जाओ, आप खुद से राशन रख के चले गए तो हमने कंज्यूम कर लिया। अब इसके अंदर यही जो आपका केस है कि फायर ब्रिगेड वालों को जब मैंने बुलाया तो मुझे ये लगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेरी आग बुझा के जाएंगे। वहीं बी व्यक्ति को ये लगा कि जो राशन मेरे घर के बाहर रखा वो मैंने तो मंगाया नहीं, तो मैं किसी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर तो आया ही नहीं हूं, तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूं। उसने फायर ब्रिगेड से आग बुझवा ली और यहां पर उस व्यक्ति ने वो खाना कंज्यूम कर लिया। कोर्ट ने ये बोला कि चाहे वो राशन वाला व्यक्ति हो चाहे वो फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति हो, दोनों जो आपके घर पर काम करने आ रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने नहीं आ रहे थे, वो एक सर्टेन अमाउंट उसके लिए चार्ज करते हैं। और बिना दूसरे का सामान आप यूज कर रहे हो, आपके पास अगर कोई सामान आया तो जनरली आप पहले लोगों को पूछते हो कि मेरे पास से सामान मुझे मिला है। जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स का जो कंसेप्ट होता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर पहले पूछा जाता है कि भैया ये किसका सामान है, नोटिस दिया जाता है, और अगर नोटिस में कोई व्यक्ति नहीं आता है तो व्यक्ति उसको कंज्यूम कर सकता है।
तो वो गुड फेथ के अंदर उसको कंज्यूम कर सकता है, अदरवाइज वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है। तो सेम केस में, सेम सिचुएशन में इसमें कोर्ट ने भी यही चीज बोली कि जी आपसे जब आपने उस व्यक्ति का राशन का सामान जब कंज्यूम किया, तो ये इंटेंशन उन राशन वालों की बिल्कुल नहीं थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो देके जाए। तो हेंस इसके अंदर भी ये भी क्वाजी जबकि ये तो प्रॉपर ऑफर है, मैं तो आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में बता रहा हूं कि जहां पर कोर्ट कंपेल कर सकती है। तो जब आपने उनको बुलाया कि आप मेरे घर पर आके आग बुझाओ, तो उन्होंने आपका ऑफर जो आग बुझाने का था उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनके लिए कंसिडरेशन है कि आप उनको अमाउंट दोगे, और आपके लिए कंसिडरेशन थी कि आपके घर की आग बुझ जाए। अब क्लियर हुआ शुभांकर, बताओ? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? गुड। शिवम, विशाखा, कोई डाउट है आप लोगों का पिछली क्लास से? तो मुझे बताइए। नो सर। मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। मैं आज एक टॉपिक थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि कल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए, वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम कैपेसिटी के ऊपर, मैं थोड़ा सा आपको पहले कैपेसिटी क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको उसके बार बार आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो। तो मैं एक बार, एक्सेप्टेंस तो हमने डिटेल में समझ लिया था, एक्सेप्टेंस में तो कोई आपको डाउट नहीं है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हमने डिटेल के अंदर देख लिया था। उसके बाद हमने मेंटल एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ लिया था कि आप मेंटली किसको एक्सेप्टेंस मत शो करो, आपको मेंटल अपनी एक्सेप्टेंस सामने वाले पर्सन को सिग्निफाई करनी है। क्योंकि हमारे 2B में जो प्रॉमिस की डेफिनेशन है वहां पे क्या लिखा है? व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। तो जब वो अपनी असेंट को सामने वाले कम्युनिकेट करता है तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो केवल मेंटल एक्सेप्टेंस, मन ही मन में किसी बात को रखना, वो एक्सेप्टेंस में नहीं आती, आपको उसको कम्युनिकेट प्रॉपर्ली करना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं होती है, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद होती है। कि मैं सामने वाले व्यक्ति को, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया कि ए ने बी को ये बोला कि तो कोई भी प्राइस बोल, मैं आज तेरे गाड़ी को खरीदने को रेडी हूं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि नहीं, सबसे पहले वो आपको ऑफर देगा, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करो। आप कभी भी एक्सेप्टेंस पहले नहीं दे सकते हो, आपको ऑफर देनी पड़ेगी। जब आपका ऑफर होगा उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है प्रॉमिस की? व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। तो पहले प्रपोजल तो मेड होगा ना। जब प्रपोजल मेड होगा तो एक्सेप्टेंस के, अगर हम असेंशियल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले असेंशियल तो ये है कि वहां पर प्रपोजल मेड किया जाए। और एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टेंस अगर जनरल ऑफर है तो एनी पर्सन दे सकता है, स्पेसिफिक ऑफर है तो स्पेसिफिक पर्सन देगा। और अगर मैंने स्पेसिफिक में भी किसी केवल ए ने डायरेक्ट बी को वो ऑफर दिया तो केवल बी ही वो एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, तो हमने एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो हमें आज कंसिडरेशन को मैं समझा रहा था आपको कल। तो कंसिडरेशन के अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए थे, बाकी के पॉइंट्स एक बार मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ कि एक बार मैं आपको पहले डायरेक्ट, क्योंकि ये हम सेक्शन 25 में कवर कर लेंगे। सबसे पहले आज हम पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। तो आज हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है, सबसे पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा कहां पर है? एक्चुअली जब आप अगर आप सेक्शन 10 को पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनफोर्सेबल होना जरूरी है। अब ये जो एनफोर्सिबिलिटी है, इस एनफोर्सिबिलिटी को सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन कर रखा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में बताऊं तो जो एनफोर्सिबिलिटी शब्द है, इसको सेक्शन 10 के अंदर बता रखा है कि एनफोर्सिबिलिटी में आएगा क्या। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? उसके अंदर हमने जो एक बार हम रिवाइज पहले भी कर चुके हैं कि सबसे पहले तो फ्री कंसेंट आएगी। ठीक है, फ्री कंसेंट के बाद आएगा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडर शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लॉफुल कंसिडरेशन है, नॉट कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है। अब जैसे इस कंसिडरेशन के ऊपर भी एक बार मैं गलत नहीं हूं तो शायद दिल्ली जुडिशरी या बिहार जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आज अगर जैसे कई बार आपने सुना होगा ऑर्गन डोनर की बात होती है। ऑर्गन डोनर तो अलग हो गया। कई बार आपने सुना है कि किसी व्यक्ति के कोई भी अगर ऑर्गन में दिक्कत है तो हम एक्स आदमी से उस ऑर्गन को परचेज करने के बारे में बात करते हैं। हम उस ऑर्गन को परचेज करने के बारे में बात करते हैं और वो अनएथिकल वे के अंदर हो रहा है।
अनएथिकल वे के अंदर हो रहा है, ना कि एथिकल वे के अंदर हो रहा है। अब ऐसे केस में हम अगर कंसिडरेशन की बात करें कि ए ने बी को ये बोला कि मुझे किडनी चाहिए और मुझे उसकी जरूरत, और यहाँ पे मेडिकल पर्पज में नहीं हो रहा है। अब जैसे ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा, कई बार इसके एक तरीके से रैकेट भी देखे जाते हैं, तो मैं उसी पार्लांस में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे किस ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन जैसे लिवर चाहिए मुझे, और वो मुझे एक्सपोर्ट करना है, मेडिकल पर्पज नहीं है, अदर देन मेडिकल पर्पज है, ठीक है। तो इसके में जो कंसिडरेशन होगी, तो जिसने डोनेट जिसने ऑर्गन दिया है उसको तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, तो वो तो लीगल कंसिडरेशन है। लेकिन ऑर्गन जो है, वो जो ऑर्गन है, क्या वो कंसिडरेशन के रूप में कंसिडर किया जाएगा, ये प्रश्न उठता है। क्या वो जो ऑर्गन है हम उसको कंसिडरेशन के पर्पज में लेंगे? अगर वो ऑर्गन मेडिकल पर्पज में यूज किया जा रहा है, जहां पर मैंने ऑर्गन डोनर का जो कंसेप्ट बताया, अगर वो कंसेप्ट है तो बात अलग है। अगर उस कंसेप्ट के अलावा आप उसको ट्रेडिंग के उसमें यूज कर रहे हो, तो ऐसी कंसिडरेशन को लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं माना जाता। अभी मैं आपको कंसिडरेशन जब सेक्शन 23 के अंदर डिटेल में बताऊंगा तो अपने और इसके ऊपर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेक्शन 23 के अंदर डिफाइंड है दोनों। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल किन किन केसेस में होते हैं, वो दोनों ही 23-24 के अंदर डिफाइंड है। हमें जो आज पढ़ना है वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही वर्ड्स के आगे आप देखेंगे, चाहे वो कंसिडरेशन हो, अपना बेरेक्ट में भी देख सकते हैं आप, चाहे वो कंसिडरेशन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, दोनों के आगे लॉफुल वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन फ्री कंसेंट और कैपेसिटी टू पार्टी में लॉफुल वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी आपके सामने ऑप्शन आता है कि विच आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरली बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन होगा, ऐसे तो कभी नहीं आएगा, लेकिन आ जाए जहां पर आपके सामने दो ऑप्शन हो, लॉफुल कंसिडरेशन और कंसिडरेशन, तो आप हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन को ही टिक करें। और उसमें हो नीचे ऑप्शन हो बोथ ऑफ द अबव और चौथे में नन ऑफ द अबव, तो आपके दिमाग में आएगा लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन में क्या फर्क है। लेकिन सेक्शन 10 के अंदर अगर देखिए, मैं आपको दिखाता भी, आप अगर बेरेक्स में से देख लिया तो मैं एक बार और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ये यही आपकी चेक करते हैं कि आप बेरेक्ट को कितना ध्यान से पढ़ते हो। आपको चाहे कंपटीशन में जाना हो, चाहे आपको प्रैक्टिस में आना हो, ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अब आप देखिए, हम अगर देखें तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड फॉर अ lawful consideration with a lawful object and not hereby declared to be void। ये भी हमारे लिए काम कर, लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां फ्री कंसेंट जब वर्ड यूज हुआ तो कोई भी लीगल बात नहीं करी गई, लॉफुल बात नहीं की गई। वहीं वो छोड़ दीजिए, अभी वो चीज काम की नहीं है। तो हमें फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये तीन के बारे में हमें बताया गया। और कैपेसिटी भी होगा ना, and not actually declared to be void and parties to be competent to contract। अब इस competent to contract के आगे भी लॉ वर्ड नहीं लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको कोई लॉ वर्ड यहाँ पे? बताइए मुझे। आपको वर्ड केवल दिख रहा है सर फ्री। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन किसी को नहीं हो रही है आप में से? नो सर। अच्छा रुकिए, मैं एक बार वापस कनेक्ट कर, एक सेकंड। अब दिख रही है विशाखा? विशाखा अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? नो सर, नो सर। नो सर। नो सर। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन की जगह पे? अभी केवल पीपीटी दिख रही है? पीपीटी कहाँ दिख रही है सर? ये सर एएलसी नहीं लोगो सर, दिख कुछ रहा भी है। नहीं दिख रहा है, बस सर लोगो ये ही है। लोगो दिख रहा है। एक सेकंड का आप मुझे टाइम कर।
अब दिखा होगा शायद आपको। नो नो सर, सर। अभी भी लोगो ही है बस। लोगो आ रहा है। अच्छा, जब भी स्क्रीन आए आप मुझे एक बार बताना, एक सेकंड में चेक करता हूँ। अब विजिबल हुआ आपको? यस सर। यस बढ़िया। यस सर। सर। थैंक यू। चलिए, हाँ, मैं अब आपको सेक्शन, हाँ, तो हम सेक्शन 10 में आपको बता रहा था। अब हम सेक्शन 10 को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा सेक्शन 10 में? सेक्शन 10 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तभी आएंगे जब उनके अंदर फ्री कंसेंट होगी, जब उनके अंदर फ्री कंसेंट होगी, या उसके अंदर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन दो ऐसे शब्द हैं जिनके आगे वर्ड लॉफुल यूज हुआ है। आप इन शब्दों को देखें, पहला है लॉफुल कंसिडरेशन, दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली कंसिडरेशन एंड ओनली ऑब्जेक्ट आर नॉट असेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, आर नॉट असेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मेरा अनएथिकल भी हो सकता है, कंसिडरेशन मेरी अनएथिकल भी हो सकती है, दोनों मेरे अनएथिकल हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने यहां पर वर्ड लॉफुल पहले ऐड कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी अगर केवल कंसिडरेशन पूछ लीजिए आपसे कि विच आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव लिखा है, तो आप हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन पे टिक करना। को आप ये मत सोचेगा कि कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन में क्या फर्क है। तो इन शब्द, लेकिन जहां वर्ड फ्री कंसेंट है और जहां पे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कहीं लॉफुल वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ये क्लियर हो गया आपको? बताइए, यस सर। यस इसमें सर। कुछ इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए, अब यहीं से मैं आपको एक इसका सेक्शन 10 का एक एसेंशियल पार्ट और बता देता हूं। अभी हमने बेरक खोल ही रखा है। सेक्शन 10 में एक नथिंग करके क्लॉज भी ऐड किया गया। वो नथिंग क्लॉज क्या है आप वो देखिए, ठीक है। Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed by which any contract is required। ये रिपील का मतलब बताइए मुझे क्या होता है, बताइए। यहाँ रिपील वर्ड है, आप सबको पता है। रिपील का मीनिंग बताइए मुझे। सर नॉट इन फोर्स। वेरी गुड, प्रिसाइज लैंग्वेज, प्रिसाइज आंसर ये था। कई बोलते हैं कि जी ये एंड हो गया है, अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। प्रिसाइज आंसर यही है कि अब ये एनफोर्सेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि लेजिस्लेचर जो होता है वो कानून बनाता है और जुडिशरी कानून को इंटरप्रेट करती है। और जब भी आपके कानून के अंदर कोई भी आपका ब्रीच हुआ है राइट, या कोई भी लॉ के अंदर आपका राइट लिखा हुआ था और वो ब्रीच हुआ है, अगर ऐसा कोई अपराध है, अगर अपराध नहीं, ऐसा कोई अगर एक्ट है जो कि किसी भी लॉ के अंदर अपराध नहीं दिखा रखा है, किसी भी एक्ट के अंदर वो किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट के अंदर उस एक्ट को ऑफेंस नहीं शो कर रखा है, ऐसे केस में कोर्ट उस ऑफेंस के लिए पनिश कभी नहीं कर सकता है। इनिशियली वो था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाडा का, या हमारी जो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो भी रिपील होकर हम नई सीआरपीसी बन चुकी है। तो अगर ऐसा कोई भी एक्ट जो अब एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट में मैं रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता हूं, अगर उस एक्ट के अंदर मेरा राइट वायलेट हुआ है तो मैं कोर्ट से जाके उस एक्ट के अंदर रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता हूं, वो एक्ट कहलाते हैं रिपील्ड एक्ट, ठीक है, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ फोर्स इन इंडिया। ये कह रहा है कि इस सेक्शन के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है वो उस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि किसी भी, अगर कोई भी एक्ट रिपील हो रखा है, कोई भी एक्ट रिपील हो रखा है उसको ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of document। अब एक इंपॉर्टेंट बात, नथिंग जो वाला क्लॉज है, ये क्लॉज ये कहता है कि अगर किसी एक्ट के अंदर अगर वो रिपील हो गया तो बात अलग है। अगर रिपील नहीं हुआ है और उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का
राइटिंग में होना, रजिस्टर्ड होना और साइन बाय विटनेसेस होना अगर लिखा हुआ है या प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में सेक्शन 10 के एसेंशियल्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा राइटिंग में, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये तीनों चीजें होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल जब कभी मैं आपको अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताऊंगा, तो आज आप चाहें तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे कि सेक्शन 54 जो है उसके अंदर सेल डिफाइन कर रखी है। सेल के अंदर एक प्रोविजो क्लॉज करके बात लिखी हुई है, आप देखिएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 आप लिख सकते हैं, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। ये आप चाहें तो सेक्शन 59 भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मॉर्गेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रखी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर सेल होती है तो सेल के केस में अगर सेल 100 रुपए की वैल्यू से ज्यादा की अगर सेल हुई है, 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू की सेल हुई है, तो ऐसे केस में उस सेल का रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि हमने सेक्शन 10 को पढ़ लिया, ठीक है, सेक्शन 10 को पढ़ के हमने सेल कर दी, 54 में जो लिखा है लिखा रहने दो, हमने सेक्शन 10 पढ़ा और हमने सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को फॉलो कर दिया कि जी दोनों पार्टीज कंपिटेंट हैं सेल होने में, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो किया जा रहा है, फ्री कंसेंट है उसके अंदर और लॉफुल कंसिडरेशन है, देयरफॉर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये नथिंग क्लॉज ना होता तो क्या सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 से हिट नहीं होता? क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कहती, क्योंकि 54 के अंदर तो वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट कह रहा है कि आपको ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डील कर रहा है, वहां पे इस एसेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते थे आपस में। इसलिए क्या हुआ कि सेक्शन 10 के अंदर नथिंग क्लॉज ऐड किया गया और इस नथिंग क्लॉज ने ये बात क्लियर कर दी कि ऊपर के सेक्शन में जो बात लिखी हुई है वो किसी भी एक्ट के ऐसे प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगी जहां पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड देखिए आप यहां पर देखिए, नथिंग हियरिंग कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, वो लॉ जो कि इंडिया के अंदर एनफोर्सिएबल है, क्योंकि एनफोर्सिएबल है तभी तो कोर्ट में हम जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में रेमेडी क्लेम करने के लिए, एंड विच इज नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। पहली बात तो वो एनफोर्सेबल हो और दूसरा वो एक्ट रिपील ना हुआ हो, बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग, जहां पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी है और साथ ही विटनेसेस के प्रेजेंस में होना जरूरी है और साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो आ रहा है, तो ऐसे केस में सेक्शन 10 के एसेंशियल्स तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन उस एक्ट के अंदर जो ये 3 रिक्वायरमेंट है ये भी फुलफिल करी जाएंगी। बताइए सेक्शन 10 आपको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट मैम, कोई डाउट? So in brief, a contract has to be in writing only. हाँ, अगर किसी लॉ में, जैसे मैम जो सेक्शन 54 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, इसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 100 रुपए से कम का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 100 रुपए से ज्यादा का है तो उसमें राइटिंग रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई एक ऐसा एक्ट है जो कि इस बात के ऊपर दोनों पार्टीज को कंपेल करता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए और विटनेसेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, तो सेक्शन 10 हैं वो एसेंशियल्स उस सेक्शन के साथ मिल जाएंगे और दोनों मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। आप That means हाँ, this part of the section 10 is only to in addition in support of other laws that might contravene with the contract act. सेक्शन 10 का जो ये वाला पार्ट है मैम, ये तो है यूनिवर्सल, ये तो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि मैम एक्चुअली ट्रांसएक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ के बाकी सारे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे, लेकिन इनका सेपरेट एक्ट बन गया, तो उस वक्त इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो का जो सेक्शन 10 है वो तो बन गया यूनिवर्सल, लेकिन ये नथिंग क्लॉज लगा के इसने बाकी प्रोविजंस थे उनको, उनकी एप्लीकेबिलिटी और उनकी एनफोर्सेबिलिटी को इंटैक्ट रख लिया।
कि मैं उनके प्रोविजंस को हार्म नहीं कर रहा, मैंने कि ये 4 चीजें होनी चाहिए और उसके अलावा अगर किसी एक्ट के अंदर ये 3 चीजें मेंशन हो तो सेक्शन 10 उन प्रोविजंस के कॉन में नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर एक मैम इंटरप्रिटेशन का भी एक क्या आता है जिसे हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जब इंटरप्रिटेशन हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन का मैंने साथ बता दिया कि यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन किया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का किया गया, कैसे कि हम 10 को भी रखा और हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 को भी साथ में रखा। दोनों का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया कि डिवीजन इंटैक्ट रहे। हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो रिटर्न, रजिस्टर्ड और सिग्नेचर वाला था वो भी हम, और हमने सेक्शन 10 का जो प्रोविजन था एक्ट रखा। अब क्लियर हुआ मैम? राइट, थैंक यू। शिवम, रेणुका, इस कंस्ट्रक्शन और क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हो गया क्लियर? चलो अच्छी बात है। चलिए अब एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, एक बार वापस हमारी स्लाइड की। ठीक है, ये सेक्शन 10 का जो नथिंग क्लॉज था ये स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। सेक्शन 10 के प्रोविजन का हमेशा ध्यान रखना, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकती है ये बात, तो अपने को उसका आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम एक्सेप्टेंस एक बार हम स्किप कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैं कैपेसिटी वाला कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कैपेसिटी के लिए हमें सेक्शन अंदर एक कैपेसिटी जो क्लॉज है हम उसको अब डिटेल में समझेंगे कि कौन कैपेबल एंटर होने के लिए। तो सबसे पहले कैपेबल ये 3 लोग जो हैं, इनके अलावा हर व्यक्ति ये 3 जो हैं ये होंगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अब हम इन एक साथ एक एक करके लेंगे, इसको मैं कर लूंगा, आज हम इन 2 को डील करेंगे। सबसे पहले ही मत मेजर कहां से आए, जो मेजर वर्ड है इसको डिफाइन का मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 3 ऑफ इंडिया जो बताता है कि कौन मेजर। अनलेस अगर एक्ट के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट को देखते हैं तो हमारे इंडिया में मेजोरिटी की एज रखी गई है 18 साल से ऊपर का, या 18 साल का व्यक्ति है या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा ही साउंड माइंड। देखिए साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, साउंड माइंड का मतलब मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जो कि बातों को समझ सकता है, समझने की समझ है, जिसमें किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने का बेसिक मेंटली है कि वो समझ पा रहा है। अगर मैं किसी हो रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी क्या राइट्स होंगी और मेरी क्या ड्यूटीज, वो ही व्यक्ति कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अभी हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि साउंड माइंड के बारे में क्या बात है। तीसरा जो क्लॉज है वो है ही डिस्क्वालिफाइड बाय अदर लॉ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जनरली इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या तो कन्विक्ट हो, भी हम पढ़ेंगे कन्विक्ट को नहीं माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और या सेकंड पर्सन होता है इंसॉल्वेंट, इनको हम नहीं मानते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में सारी की बातें लेकिन बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर वर्ड कन्विक्ट है। हम जब क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो क्रिमिनल लॉ के एक व्यक्ति को 3 नाम से जाना जाता है। आज ये थोड़ा सा मैं आपको क्रिमिनल का पार्ट कन्विक्ट के साथ थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। देखिए जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है कहलाया जाता है अरेस्टेड पर्सन। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है वो कहलाया जाता है पर्सन। जब उस अरेस्टेड पर्सन का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चालान पेश होता है, जिसको हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 173(2) के अंदर पुलिस रिपोर्ट बोला गया है, ये बोलूं कि जो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2 सब क्लॉज आर के अंदर पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सीआरपीसी के अंदर पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है और ये जो रिपोर्ट दी जाती है सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी। अब जब चालान कोर्ट के अंदर आता है तो वो अरेस्टेड पर्सन होता है, वो बन जाता है एक्यूज या अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल या कुछ लोग उसको कुछ जगहों पे उसको ऑफेंडर भी कहा जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए,
पहले वो व्यक्ति था अरेस्टेड पर्सन, सेकेंड टाइम में वो व्यक्ति बन गया और मैं ये बोल सकता हूं या ऑफेंडर, एक्यूज या ऑफेंडर या अंडर ट्रायल प्रिजनर। अंडर ट्रायल, उसको अंडर ट्रायल जेल के अंदर रखा जाता है, शब्दों में वो व्यक्ति आता है। लेकिन जब वो अंडर ट्रायल जो व्यक्ति है, या वो एक्यूज है या वो ऑफेंडर है, उसको कन्विक्शन मिल जाता है, तब वो व्यक्ति है कन्विक्ट, तब वो व्यक्ति कहलाता है कन्विक्ट। अब हमारे यहाँ पर बात किया गया है, हमारे यहाँ पर बात किया गया, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कैन अ पर्सन who is under trial for a case can he enter into, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? Yes, sir. यस हो सकता है, क्योंकि अब तक वो कन्विक्ट नहीं हुआ, अभी तक उसको कन्विक्शन नहीं मिला है। तो कन्विक्शन की स्टेज से पहले जिस भी स्टेज में चल रहा हो, मस्टेड पर्सन में रहा हो, वो ऑफेंडर में रहा हो, मैं उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर बोल दूं, या मैं उसको एक तरीके से सारे के सारे मामलों में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, लेकिन जिस दिन उसका कन्विक्शन हो गया वो फिर एंटर नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर वो व्यक्ति को पहले तो आपने अलाउ कर दिया, लेकिन बाद में किया, कन्विक्शन के बाद वो व्यक्ति का नाम रामलाल था तो रामलाल ही तो रहा है, वो फर्क उसमें थोड़ी ना आया है। तो उसका जब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर डाउट्स आए थे मेरे सामने, क्यों उसको मना किया गया। एक्चुअली उसको मना करने का रीजन है स्पेस, क्योंकि जो व्यक्ति अगर बंद है उसको हम कैसे कंपेल करें कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। आज अगर यही कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कन्विक्ट हुआ है व्यक्ति वो बिल्डर था, ठीक है, वो बिल्डर था और उसको एक बिल्डिंग बनवानी थी, लेकिन वो बिल्डिंग बनवा नहीं पाया, ठीक, जब कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया और उसको जेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब कोर्ट कैसे उसको ऑर्डर कर दे कि तुम जाके बाहर खड़े होकर वो बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही डिटेंशन के अंदर रह रहा है। और अगर हमने उसको कन्विक्ट पर्सन को दिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो के अंदर असेंस है कि हम एक्चुअली हम कन्विक्ट क्यों करते हैं किसी व्यक्ति को, हम कन्विक्ट ये करते हैं कि उसको इसकी पनिशमेंट मिले और बाहर आके सोसाइटी पर ऑफेंस ना करे। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर उस पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन ये बोल दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते और आपको कंपेल किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो चांसेस ये हैं कि वो व्यक्ति बाहर आकर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के अलावा और भी एक्टिविटीज करके सोसाइटी के अंदर कुछ भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी ना करे। तो ऐसे क्या बोला हमने, कन्विक्ट को एग्जम्प्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन प्रश्न फिर एक उठता है कि सर बताओ कि वो अंडर ट्रायल की स्टेज पे तो वो पार्टी था, अंडर ट्रायल की स्टेज पे तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, लेकिन जिस दिन एंटर हुआ उसके 3 दिन बाद वो कन्विक्शन हो गया। बताओ क्या उस आदमी को आप कैसे कंपेल करोगे? तो ये भी तो उठ सकता है ना कि जी आपने कन्विक्शन की एक स्टेज पहले उसको रोक दिया, एक अलाउ कर दिया, और कन्विक्शन पे आपने उसको मना कर दिया। अलाउ वाली स्टेज पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, अब जेल में जब वो चला गया तो अब क्या करें? केस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, पहली चीज, और या उसकी प्रॉपर्टी में सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन दिया। अब ये सेम टू सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इंसॉल्वेंट के केस के अंदर। यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ, वेंट। इंसॉल्वेंट कब होगा? जब अगेंस्ट में जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही थी वो कंक्लूड हो गई और वो आदमी इंसॉल्वेंट है। अगर ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगर में एंटर हो जाता है तो ऐसे केस में वो कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाता है, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग के अंदर तक वो इंसॉल्वेंट बना नहीं है। हमने इंसॉल्व का है पर्सन हु इज अंडरगोइंग द प्रोसीडिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी को नहीं रोका। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. रेणुका, शिवम, शुभांकर, Yes, sir. आपको क्लियर हुआ? हाँ। क्लियर। आयुषी Yes, sir. क्लियर? चलो, तो ये थोड़ा सा मैंने, हाँ हाँ शुभांकर बोलो।
यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्सन सर नेचुरल पर्सन की बात करता है, पर्सन की बात करता है। तो अब ज्यूरिस्टिक पर्सन को कैसे, शुभांकर तुम बताओ मुझे, कंपनी को कैसे कंपेल करोगे? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो आएंगे ना। हम ज्यूरिस्टिक पर्सन में जैसे कंपनी आ जाती है, कोई ट्रस्ट आ जाती है, तो उसमें हम ट्रस्ट को तो ना कंपेल कर सकते हैं, ट्रस्ट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हम उनको कंपेल करते हैं। तो जब भी आप देखोगे ना कब ट्रस्ट का सूट फाइल हो रहा है, तो एक्चुअली ये सीपीसी के अंदर ट्रस्ट के कैसे ऑर्डर्स होते हैं वो उसके बैठा हुआ है, लेकिन जनरली आप ये मान के चलो कि जब सूट किसी ट्रस्ट या कंपनी के थ्रू आता है तो लिखा जाता है जैसे एबीसी फर्म टू रामलाल। एबीसी फर्म को रिप्रेजेंट रामलाल नाम का एक व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसे केस में वो उसको कंपेल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी को पर कहीं पे भी एग्जम्प्ट नहीं किया परफॉर्मेंस से, कंपनी को एग्जम्प्ट हमने नहीं किया क्योंकि कंपनी तरीके का ज्यूरिस्टिक पर्सन है, कंपनी तरीके का ज्यूरिस्डिक्शन है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो करने के लिए बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, लेकिन जहां प्रश्न स्पेसिफिक पर्सन का आएगा वहां पर जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपेल करते हैं। जब यहां पर नहीं लिखा है इसका मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मेजर माइनॉरिटी का उसका कोई केस हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी कंपनी का दिवालिया घोषित हो रखा हो, जैसे मैं आप अभी जैसे हमारे सामने अभी जो चल रही है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, तो कई सारी कंपनीज जो है जो कि जिनका दिवालिया घोषित हो गया, जो कि इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो कंपनीज एंटर नहीं हो सकती, वो कंपनीज एंटर नहीं हो सकती हैं। लेकिन उन कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर था, उसने एक नई कंपनी बनी, तो वो एंटर हो सकता है। शुभांकर सर जैसे कंपनी और उसके जो डायरेक्टर्स दोनों ऑलिटी है, सोलेमन वर्सेस सोलेमन ने कहा गया। हाँ बिल्कुल, कंपनी सोलेमन वर्सेस सोलेमन में। यस सर। तो यहाँ पर जो मेजर की क्राइटेरिया है या फिर साउंड माइंड की क्वालिफाइड बाय अनदर लॉ की क्राइटेरिया है, तो ये कंपनी पर क्या हम अप्लाई कर सकेंगे? तो मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि कंपनी केवल थर्ड पॉइंट पे आएगी कि जहां उसको डिस्क्वालीफाई ना कर, अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंट घोषित हो रखी हो सकती, बाकी ऊपर के 2 पॉइंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो। अब हम मेजर जो ये माइनॉरिटी वाला को समझते हैं, एक्चुअली इसके ऊपर आपके जुडिशरी में बहुत आते हैं इस माइनॉरिटी वाली चीज के ऊपर, तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये कन्वेंट वाली बात शुभांकर क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है डिस्क्वालिफाइड पर्सन में हमने पढ़ लिया बाय लॉ, एलाइन एनिमी, इंसॉल्वेंट कन्विक्ट, ये हम बार बार डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम अगर माइनर की बात करें तो हमने ये पढ़ा है माइनर के केस के अंदर 18 साल से ज्यादा का है, अंडर ऑफ according to Indian Majority Act section 3 minor is defined as any person under the age of more than the age, गलत हो गया ये, more than the age of एक व्यक्ति होता है वो मेजर के अंदर आता है। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपके साथ देख चाहूंगा, जो कि कई बार ये आता है जब भी हम माइनर की बात करते हैं, तब इस केस के बारे में डिस्कशन ना हो तो माइनर का कंसेप्ट अधूरा। एक्चुअली केस हुआ था, देखिए के फैक्ट्स के बारे में आइडिया है? यस सर, बताइए। थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा पता है, चलो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा था जिसका नाम था धर्मन दास। ठीक है, कलकत्ता का एक केस है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी स्टोरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इसके फैक्ट्स 80% बच्चों को पूरे नहीं पता। हमने ये पढ़ाया जाता है बस माइनर या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए धर्मदास घोष में कहा गया था, लेकिन आप इसके फैक्ट्स को समझो। एक्चुअली इस केस के धर्मदास घोष नाम का एक बच्चा था। कोई कुछ डाउट है? हेलो, डाउट है किसी का? नो सर। हाँ, मुझे आवाज आई। चलिए, तो इस केस में हुआ ये, धर्मदास घोष नाम का एक बच्चा था, उसने एक व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट में मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की बात करी। वो जो सामने वाला व्यक्ति था का नाम था, जो कि सामने वाला व्यक्ति
व्यक्ति था, उसका नाम था भरमोदत्त। उस व्यक्ति का नाम था भरमोदत्त। भरमोदत्त एक बहुत एक तरीके से कहूँ मैं मनी लेंडर था वो, और का एक जो एजेंट था उसका नाम था केदारनाथ। तो धर्मदास घोष ने भरमोदत्त को कहा कि लैंड तुम्हारे पास रखता हूँ, अपना हाउस करता हूँ, और उसकी एवज में मुझे, उसके अगेंस्ट में मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मॉर्गेज का सिंपल है, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है अगर आपको पैसा चाहिए। तो उस बच्चे ने अपनी ये मकान रख के और 20,000 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। दत्त ने, जो कि मनी लेंडर था, उसने अपने एजेंट, जो कि उसका एक तरीके से एजेंट बोल दो या कोई भी उसका जो वर्कर था, जिसका नाम था केदार, कि तुम इसको 20,000 रुपए में से 10,500 रुपए अभी दे दो। वो 10,500 रुपए उस व्यक्ति को दे दिए गए। केदारनाथ ने जब ये पैसा जा रहा था तो धर्मदास घोष को बोला था कि आप जिस ट्रांजैक्शन में हो रहे हो वो एक माइनर है। मतलब धर्मदास घोष को ट्रांजैक्शन एंटर होते वक्त और होने से पहले को आइडिया था कि जिस भी पर्सन के साथ वो मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो माइनर। केदारनाथ ने उसको 10,500 रुपए दे दिए। इस ट्रांजैक्शन के बारे में धर्मदास घोष की मदर को पता चला। जब धर्मदास घोष की मदर को पता चला, उसकी मदर ने केदारनाथ को चिट्ठी, एजेंट था, कि आप मेरे बेटे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो मॉर्गेज के, आप लोगों को ये बात पता, बेटा माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ, और जो भी आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। भरमोदत्त ने कहा कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म करता हूं, आप तो मुझे जो आपके बेटे को मैंने 10 रुपए दिए हैं आप मुझे वो वापस करो। जो को मैंने 10,500 रुपए दिए हैं 20,000 में से, वो 10,000 रुपए मुझे 500 आप वापस कर दो और आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लो। मना कर दिया। मदर ये बोली कि मैं, आपको पता था कि जब आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर का माइनर है और फिर भी आप एंटर हुए हो, तो आप 10,500 रुपए वापस करूं, आपकी गलती, आप देखो। मैटर गया कैलकाटा हाईकोर्ट में, मेरा केस था कैलकाटा हाईकोर्ट में मैटर गया। अब दिमाग में अब तक ये प्रश्न उठ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं उठा तो मैं बता देता हूं। मैंने 2 व्यक्ति, भरमोदत्त और दूसरा व्यक्ति का नाम केदारनाथ, लेकिन इस केस का जो साइटेशन है उसमें मोहिरी बीबी, सर वो धर्मदास घोष वाइफ थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात, वो वाइफ थी। अब क्या होता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ये केस जाता है, हाईकोर्ट इस केस में को रिलीफ देने से टोटल डिनाई करते कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, ये आपकी गलती थी, और माइनर किसी भी के कंपेल नहीं किया जा सकता वापस उसको रिटर्न करने के लिए। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। हम अपने यहाँ पे क्या प्रश्न उठा, मैंने आपको क्या बताया कि कोर्ट केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करती है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करती है, कभी भी एग्रीमेंट की स्पेसिफिक नहीं करती। और एग्रीमेंट से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 11 का जो बैरियर है उतना पड़ता है। लेकिन यहां तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले रुक गया, क्योंकि बंदा माइनर कोर्ट ने ये बोला कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एनफोर्स करने का मतलब ये है कि मैं कैसे उसको बोल दूं कि माइनर आपको पैसा वापस कर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो तो एग्रीमेंट की स्टेज है, और एग्रीमेंट का हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते नहीं, हम तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल कॉन्ट्रैक्ट का करते हैं। कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बात कही कि हम किसी भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं देंगे। इसके बाद भरमोदत्त की डेथ हो जाती है। भरमोदत्त की जब डेथ हो गई तो केस गया आगे कोर्ट में। तो मोहिरी बीबी जो कि भरमोदत्त की वाइफ थी, वो इस केस को अपील में लेके गई सुप्रीम कोर्ट में। उसने बेनिफिट लिया सेक्शन 64 का। अब सेक्शन 60, यहां तक की स्टोरी समझ में आई आपको, केस में क्या क्या हुआ? Yes, बताइए sir. मुझे। उसने, मोहिरी बीबी ने जो बेनिफिट लिया और या सेक्शन 64 का, तो एक बार हम सेक्शन 64 को भी देखते हैं। उसने ये बोला केस जो आ रहा है वो सेक्शन 64 के अंदर आ रहा है। हम एक बार 64 को पढ़ते हैं। 64 क्या कहता है देखिए, 64 ये कहता है
व्हेन अ पर्सन यूज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। सबसे पहले तो उसने बोला कि जी मेरा केस 64, मेरा केस 64 के अंदर आ रहा है, आप अगर वो 64 के अंदर है तो आप मुझे बेनिफिट दो। तो कोर्ट ने इसकी पहली लाइन में क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन यूज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो सबसे पहले तो सेक्शन 64 में केस को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, तो यहीं पर उसका केस 64 में तो आया ही नहीं, क्योंकि सबसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तो आना पड़ेगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, वो तो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो रहा था माइनर के केस में। तो ऐसे केस में कोर्ट ने 64 पे तो जो रिलीव कर रहा था वो पहली लाइन पढ़ के ही मना कर दिया। तो हम केवल कॉन्ट्रैक्ट को ही कॉन्ट्रैक्ट के केस में एनफोर्सिबिलिटी लाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपका एग्रीमेंट में कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। फिर उसने क्लेम, शिवम तुम्हारा शायद माइक ऑन, एक बार ऑफ कर लो। फिर वो जाता है सेक्शन मोहरी बिल 65 में क्या कहती है, agreement is discovered to be void or when a contract becomes void। अब यहां पर प्रश्न क्या बनाएगा कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर कि वो void हो गया, जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर होता है कि वो void हो गया, डिस्कवर है कि एट इनिशियल आपको पता नहीं था कि ये कौन होगा, इनिशियल स्टेज आपको नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट void होगा, लेकिन बाद में void हो गया। अब हमने फैक्ट्स के अंदर क्या पढ़ा है कि केदारनाथ ब्रह्मोदत्त को ये बात पहले ही बता दी थी कि आप जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो वो माइनर है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आना चाहिए था, लेकिन उसको माइनॉरिटी का जो क्वेश्चन, माइनॉरिटी का जो धर्मोदास का माइनर होने की जो बात थी, वो फैक्ट उसको पहले से ही मालूम था। तो धर्मोदास का उस केस में माइनर बाद भी बेनिफिट, माइनर होने के बाद भी वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ धर्मोदास को ब्रह्मोदत्त के साथ, जबकि पता थी कि धर्मोदास जो है वो एक माइनर है, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, तो सेक्शन 65 भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड डिस्कवर, तो ये वर्ड डिस्कवर जानना जरूरी है। डिस्कवर का मतलब ये है कि जब एग्रीमेंट में आप एंटर हो गए फिर आप चला, और ये क्या बोलता है मैं आपको पूरी लाइन बता देता हूं। सेक्शन 65 ये बोलता है कि व्हेन एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट becomes void, when a contract becomes void, a person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to it। तो उसने ये बोला कि जी आपका जो केस है 65 के अंदर आ रहा है, और उस तरीके से हमने वो void एग्रीमेंट है, हम मना नहीं कर रहे इस बारे में, लेकिन आप माइनर को कंपेल करो कि वो चीज वापस मुझको 10,500 का जो अमाउंट है वो रिस्टोर करे। तो कोर्ट ने पहली लाइन पढ़ी और बोली कि यहाँ डिस्कवर लिखा हुआ, अगर वो डिस्कवर लिखा हुआ है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद ये बात पता चली उसकी माइनॉरिटी की, लेकिन यहाँ पर तो ये बोलते हैं कि आपको पहले ही पता चल चुकी थी। इन सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहरी बीबी का जो उसकी वाइफ ने केस फाइल किया था उसमें भी उसकी लीव को रिजेक्ट कर दिया। बताइए अब आपको मोहरी बीबी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। है किसी को? नो सर। कोई भी शिवम मैम कोई डाउट? No, sir. मैम No, आयुषी डाउट? नो सर। ओके मैम ठीक है आयुषी। रेणुका कोई डाउट? नो। ठीक, तो अब हमने मोहरी बीबी के कंसेप्ट को समझ लिया। अब इसके लास्ट में जो छोटे पर लेट डाउन हुआ है वो मैं आपको 3 लाइन में समझा देता हूँ। ध्यान रखिएगा 1903 का ये केस है, ठीक है। क्या इसमें हेल्ड हुआ था, प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं फटाफट। प्रिंसिपल इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था, इट कैन बी दैट एनी एग्रीमेंट, शब्द पे ध्यान दीजिए, वर्ड यहाँ पे एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐड हुआ है, और डीड इन विच माइनर इज पार्टी टू इट or included in such agreement shall be declared null and void। ठीक है, because such act is not agreement which is enforceable in of law। That agreement is not an agreement which is enforceable in the,
तो वो एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि हमने सेक्शन 2G के अंदर क्या पढ़ा है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्स लॉ इज वॉइड। और मैंने आपको एनफोर्स शब्द को समझने के लिए मैंने बताया था कि जब मैं कोर्ट से उसके अगेंस्ट में रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब सेक्शन 10 को भी समझ सकते हैं। सेक्शन 10 के एसेंशियल सारे आ गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है, नहीं आए वॉइड एग्रीमेंट ही रह जाता है। ठीक है। मोर ओवर पेरेंट और कस्टोडियंस shall not be liable for any dealing done by the minor without their consent। उनकी कंसेंट के बिना अगर माइनर कुछ कर आता तो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे वो माँ बाप। एंड हेंस they will be not liable to return the amount back taken on or out of the moral obligation। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बताइए। नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम साथ मैं 2 केसेस आपको और बताना चाहता हूँ। ये 2 केसेस एक्चुअली शायद आपको अभी कॉलेज में हेल्प ना करें, लेकिन माइनॉरिटी के कंसेप्ट में समझने के लिए ये 2 इंडियन केसेस और हैं जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, केस हुआ था खान लखा सिंह, 1928 का ये केस था। ये केस 1903 में था, मतलब उसके बाद ये खानगुल वर्सेस लखा सिंह आया। इस केस में क्या हुआ, केस में माइनर बनाया गया, माइनर को लाइबल बनाया गया। अब वो किस सेंस में बनाया गया, पहले मैं केस के फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, इस केस क्या हुआ कि माइनर ने अपनी माइनॉरिटी का फ्रॉड खेला। फ्रॉड कैसे खेला, उसने सामने वाले को ये रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है, सामने उसने ये रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, सामने वाला व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। एंटर के बाद वो व्यक्ति क्या करता है कि वो सर्टेन प्लॉट अपना मतलब जो माइनर है वो मेजर को सर्टेन प्लॉट बेचता है, और प्लॉट बेचने पे ये कि मैं इस प्लॉट को आपको 17,000 में बेचने को रेडी। ये फैक्ट्स में 17-15 हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 17,000 ही था वो। ठीक है, अपने को प्रिंसिपल में समझना है। तो 17,000 में वो सामने मेजर को उसने वो प्लॉट बेचने के बारे में बात कर दी। वही हुआ, माइनर ने 17,000 रुपए ले लिए, माइनॉरिटी क्लेम कर ली और बोला ये कि जो धर्मदास घोष के केस में कहा गया था, मोहरी बीबी धर्मदास घोष के केस में कहा गया था, उसी का बेनिफिट लेता हूं और मैं ये 17,000 रुपए देने के लिए लायक किसी भी तरीके से नहीं हूं और मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, ये केस के फैक्ट्स थे। अब केस कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या वो देखे, मैंने जस्ट इसके अंदर इश्यूज लिखे हैं बस, कि जो था स्टोरी मैंने आपको बता दी, हम इश्यूज के बारे में, इश्यूज क्या थे। पहला इशू इसके अंदर ये है, whether a minor who by falsely representing, इसमें देखिए के केस में और खानगुल के केस में बेसिक डिफरेंस ये था कि पर धर्मदास घोष जो था उसकी माइनॉरिटी के बारे में ब्रह्मदत्त को मालूम था, लेकिन इस केस के अंदर मेजर को पता नहीं सामने वाला व्यक्ति माइनर है या नहीं है, वो उसको मेजर मान के ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। और यहाँ पर जो फ्रॉड है वो माइनर ने अपनी एज का खेला है। तो ये 2 केस में सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Whether a minor who by falsely himself to be a major has intention to enter into a contract is stopped from pleading his minority to avoid the contract। अब ध्यान दो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एस्टॉपल का। एस्टॉपल का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट के अंदर मैंने आपको एस्टॉपल का कंसेप्ट बताया कि एस्टॉपल के केस में थर्ड पर्सन को सू किया जा सकता है। यहाँ पर एस्टॉपल का सेंस ये है कि एस्टॉपल की डेफिनेशन हमने 115 में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति या किसी डिक्लेरेशन से या किसी ओमिशन से वाले व्यक्ति को किसी बात का विश्वास दिलवाता है, और विश्वास इस सेंस से दिलवाता है कि वो व्यक्ति उस विश्वास को सही समझकर उस पर कार्रवाई करे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एस्टॉपल में। तो क्वेश्चन इशू में कि क्या उसको माइनॉरिटी क्लेम करने से रोका, क्योंकि यहाँ पर एस्टॉपल का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, दूसरा आदमी उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर गया, तो आप अपने से डिनाई नहीं कर सकते। ये हमने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 के अंदर पढ़ा था, याद है आप लोगों को? दिखाऊं 115? Yes, Yeah. sir. याद है ना? बस ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि हम उसको प्लीड कैसे कर सकते हैं, तो एस्टॉपल का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, दूसरा आदमी उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर गया, तो आप अपने से डिनाई नहीं कर सकते। ये हमने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 के अंदर पढ़ा था, याद है आप लोगों को? 115? तो क्या होता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि हम उसको प्लीड
करने से रोक सकते हैं माइनॉरिटी? क्वेश्चन ये उठा। जवाब में कोर्ट ने क्या कहा? इशू नंबर 1 पे कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सेड यस माइनर माइनॉरिटी। कोर्ट ने उसको एस्टॉपल का कंसेप्ट पर नहीं अप्लाई किया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी ये बात मत भूलिएगा, कभी भी अगर आपको माइनॉरिटी के ऑप्शन लिखना आ जाता है, माइनॉरिटी मतलब चाइल्ड की माइनर एज के ऊपर, और आपसे ये पूछा जाता है कि कैन माइनर बी स्टॉप फ्रॉम क्लेमिंग माइनॉरिटी, तो आप आंख बंद करके लिख दिया कि खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में बात कही गई थी कि माइनर कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग माइनॉरिटी। ठीक है, ये मैंने उस सेंस में आपको बताया कि इन अंदर आपसे प्रश्न पूछ लिया ना जाए कभी, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोर्ट सेड दिस माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, ही इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग माइनॉरिटी। तो उसको माइनर क्लेम करने का हमने राइट दे दिया, चाहे उसने फ्रॉडली अपनी एज को शो किया था, ज्यादा ही शो किया था, वो था 16 साल का, उसने अपने आप को 18 शो किया था, तो चाहे उसने फ्रॉडली किया, स्टिल हम उसको माइनॉरिटी क्लेम करने से नहीं रोकते। पहला इशू। अब आया दूसरा इशू जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको समझेंगे। Whether a party who when a minor has entered into a contract means of false representation of his age, whether he be defendant or plaintiff, चाहे वो plaintiff हो defendant हो, can refuse to perform the contract। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए पहले कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर सकता है, पहली चीज, और दूसरी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द सेम टाइम retain if it he may derive from therefrom। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करूंगा ही नहीं, प्लॉट तो आपको दूंगा ही नहीं दूंगा, मैं आपके 17,000 रखूंगा। माइनर के केस में ये प्रश्न निकल के आया कि आप जब वो माइनर अपने आप का झूठा करके बोल रहा है कि मैं माइनर हूं, तो आपने उसकी माइनर क्लेम करने के लिए तो उसको अलाउ कर दिया, लेकिन साथ ही साथ आप उसको माइनर क्लेम करने के साथ वो दो चीजें बोल रहे हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म नहीं करूंगा, और जो धर्मदास घोष के केस में कहा गया था कि मैं अमाउंट रिटर्न भी नहीं करूंगा। ठीक है, वो बातें सेकंड इशू के अंदर आई। ऑन दिस कोर्ट सेड दैट व्हाइल रिलीविंग हिम माइनर, उसको जब हम माइनर को डिसाइड कर रहे हैं तो मतलब उसको कॉन्सिक्वेंसेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के आते हैं उससे हम उनको बचा रहे हैं, हम उसको कंपेल नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, of the contract may in exercise of equitable jurisdiction। यहाँ पे equitable justice की मैं बात कर दूं कि एक्चुअली हमारे का काम क्या है, जस्टिस करने, कि हम किसी के राइट्स को वायलेट ना करें। यहाँ पर हमने माइनर को इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया है इससे कहीं माइनर को इतना लॉ में और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, कहीं कोई आदमी उससे सिग्नेचर करा के उसको मिसयूज ना कर ले। तो हम माइनर को प्रिवेंट करने के लिए हमने सेक्शन के अंदर उसको एग्जम्प्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि माइनर का फायदा उठाने लग जाए, जैसे खानगुल वर्सेस लखा सिंह उसने किया, तो कोर्ट ने इसमें बोला कि हम इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन का, और अगर आपको ध्यान हो इक्विटेबल वाली जो बात है ये आपके कॉन्स्टिट्यूएबल के अंदर भी लिखा हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा नहीं है जस्टिस पॉलिटिकल और क्या है जस्टिस, आइए प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, भूल गए आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट, ओ कॉन्स्टेंट। जस्टिस 3 तरीके का होता है, सोशल इकोनॉमिक हाँ पॉलिटिकल और पॉलिटिकल, अब मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल का जस्टिस का प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि यहाँ पर हम इक्विटेबल जस्टिस करेंगे, हम दोनों पक्षों को बराबर रख के चलेंगे, माइनर को माइनर मानेंगे लेकिन स्टिल उसको माइनर मानने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले के साथ हम एक पहले उसने फ्रॉड झेला है हम भी उसके साथ धोखा करने। तो इसमें क्या बोला, एक आपकी मैक्सिम भी है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट ड्यूटी, जो बराबर का जो चाहता है कि मेरे जस्टिस हो तो वो भी जस्टिस करे, जो चाहता है मेरे साथ जस्टिस हो तो वो भी जस्टिस। आज अगर माइनर ये बोलता है कि मुझे कंपेल नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी भी ये ड्यूटी बनती है कि सामने वाले के राइट्स को वो वायलेट ना करे। ठीक है, तो यहां पर एक कंसेप्ट और आता है
ठीक है, इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पर बोला गया रिस्टोर द पार्टीज टू द पोजीशन विच दे ऑक्यूपाइड बिफोर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने बोला कि हम पार्टीज को उस पोजीशन के अंदर रखेंगे जिस पोजीशन में वो थे जब वो एंटर हुए थे। तो पोजीशन में रहने का मतलब क्या हो, रहने का मतलब ये हो गया कि हम उसको जो सामने वाला व्यक्ति था जो प्लॉट पर था उसको तो मनी रिटर्न किया जाएगा, और इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से रोका जाएगा। तो हमने इसका प्रिंसिपल अप्लाई किया, हमने माइनर के राइट्स को प्रिवेंट, उसको कंपेल ना करके, और हमने सामने वाले पर्सन का राइट प्रोटेक्ट किया तो 17,000 पे वापस दिलवा के। और यही कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन यही कहती है कि पार्टीज को उनकी पोजीशन स्टोर करना। तो आपके सामने कभी ये प्रश्न अगर आ जाए कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होती है, तो जवाब होगा यस। इन खानगुल वर्सेस लखनऊ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया। ये दोनों हुआ। लास्ट में बस जो मैंने बात कही वो बोला गया, हेंस माइनर दो नॉट लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके साथ जस्टिस कर दिया। मे इन इक्विटी हायर टू रिटर्न द बेनिफिट ही हैज रिसीव्ड बाय मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज, और सामने वाले व्यक्ति को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। बताइए ये दो केस आप हुए? यस सर। Yes, sir. Yes. कोई डाउट हो इनमें तो मुझे बता, कोई भी डाउट हो तो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो डॉक्ट्रिन ऑफ, ये मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कई बार आपको शॉर्ट ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला तो ये, और दूसरा इक्वल वाला प्रिंसिपल। अगर आप किसी अपने जुडिशरी का, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा हो, वो मेंस का क्वेश्चन लिख रहा हो और कहाँ पर उसके बारे में, मतलब एस्टॉपल के बारे में उसको ज्यादा बताना हो, और कहीं वो सिविल का पेपर लिख रहा हो, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, जो एक अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर के ऊपर कि जो एस्टॉपल का प्रिंसिपल है ये सबके ऊपर अप्लाई होता है एक्सेप्ट माइनर, क्योंकि खानगुल वर्सेस के केस में ये बात कही गई थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन उन्होंने बता दिया कि दोनों पार्टीज को उस पोजीशन के अंदर वापस लाना जिस पोजीशन में वो थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए। बताइए ये दोनों चीजें आपको Yes, sir. ठीक है। तो अब अपने कल थोड़ा सा मैं ये कैपेसिटी, आपका डाउट मेरे पास आ भी रहे थे, तो मैं इसको कल मैं आपको मैं पूरा इसको कंप्लीट कर दूंगा कि ये सारे के सारे इसके अंदर मैं, क्योंकि ये कंप्लीट हम बेरेक के ऊपर अब आ जाएंगे और आप देखेंगे कि बेरेक रहेंगे तो आपका कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक आपका जो क्वेश्चन मेरे सामने एक आया था कि प्रॉमिस का होता है, एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होता है, वो हम परसों की क्लास में, मैं आपका ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा कैपेसिटी, और परसों की क्लास में मैं आपका वो क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन 3, 4, 5 से डील करता है। हम 7, 8 पढ़ चुके और हम साथ साथ सेक्शन 11, 12 भी पढ़ चुके हैं और 10 भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके, और कोई डाउट हो तो आप जीरा पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, Okay, sir. थैंक यू सर। मैम कोई और डाउट तो नहीं है? नहीं, thank you. It was a very good ठीक है। session. शिवम, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। रेणुका, शिवम, अंकर, आयुषी, शिवम, कोई डाउट है? नो सर। No, sir. सर मेरा एक वेरी गुड डाउट है सर, वो जो विशाखा, आपने जो भी पूछो। केस बताया था वाला धर्मदास वाला सर, हाँ। इसमें जो सर ये जो धर्मदास दत्त था, ये तो सर जब केस चल रहा था जब मरा था ना बीच में। मैं केस फाइलिंग का बता रहा हूँ कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट में केस लगा था, लेकिन जजमेंट आने से पहले इसकी डेथ हो गई तो नाम रहा था, लेकिन जब इसकी अपील लगी तो अपील में इसका मोहिरी बीबी के नाम से होगा। इंस्टीट्यूशन के टाइम पे नाम लिखा जाता है ना हमेशा, इंस्टीट्यूशन के टाइम में जिंदा था। अब अपने को इतना उसकी एज के ऊपर ध्यान नहीं देना कि कब वो जिंदा था कब मर गया। एडिशनल बता दिया कि मोहिरी बीबी नाम कहाँ से आया, तो धर्मदास घोष ये ब्रह्मोदत्त या केदारनाथ की तरफ से केस था। यस सर। चलिए, ओके, Yes. थैंक यू। थैंक यू सर।